खजूर छाप डालडा, इसे ही तो कहते थे हम गरीब भारतीयों का असली घी। कुछ सालों पहले तक हम सभी के घरों में यह पैकेट आपको जरूर देखने को मिल जाता होगा। चाहे आपके घर में पूड़ी कचौड़ी बनानी हो या फिर मीठे पकवान, अगर वो पकवान डालडा में ना बने तो स्वाद ही नहीं आता था। लेकिन उस टाइम पर हम सभी मिडिल क्लास लोगों का यानी कि इंडियंस का सबसे पसंदीदा ये घी यानी कि वनस्पति घी आखिर आज गायब कहाँ हो चुका है? क्या लोगों ने इसको इसलिए खाना बंद कर दिया क्योंकि इसमें जानवरों की चर्बी का यूज किया जाता है? ये सब डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है द राइज एंड फॉल ऑफ द डालडा वनस्पति। अब अगर आप लोग दिल्ली की चांदनी चौक में पराठे वाली गली की बात करें या फिर किसी मशहूर हलवाई की गर्मा गर्म मिठाइयों की, आज से कुछ सालों पहले तक ज्यादातर चीजों को डालडा वनस्पति से बनाया जाता था। लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत हुई थी आज से 94 साल पहले, जब 1930 में नीदरलैंड की एक कंपनी दादा भारत देश के अंदर सस्ते घी की एक अल्टरनेटिव के रूप में वनस्पति घी यानी कि डालडा बेचा करती थी। क्योंकि ब्रिटिश राज में इंडियंस की जेबें इतनी हल्की हो गई थी, देसी घी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास घरों से पूरी तरीके से गायब हो चुका था। यह सिर्फ और सिर्फ नवाबों और शाही खानदान रसोइयों का शान हुआ करता था। क्योंकि उस टाइम पर अगर देखा जाए तो आज की तरह इतने सारे वेजिटेबल ऑयल्स के ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। ऐसे में घी ने अमीर और गरीब के बीच में जो गैप क्रिएट कर दिया था, उसे भरने के लिए वनस्पति घी की जरूरत महसूस होने लगी। इसी तरह दादा एंड कंपनी का ये हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति घी हमारे देश में इम्पोर्ट होने लगा, जिसको दादा वनस्पति घी के नाम से बेचा जाने लगा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वनस्पति घी तो सुना है, लेकिन ये हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति घी आखिर क्या होता है? असल में ये एक मेथड है जिसके अंदर कुकिंग ऑयल या फिर किसी भी वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और एक टाइम पर हम सभी का पसंदीदा डालडा इसी प्रकार से बनाया जाता था। अब यहाँ पर इधर एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीवर ब्रदर्स, जिसे आज हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, उसकी नजर डालडा के वनस्पति घी पर पड़ती है। इस समय तक यह लोग ब्यूटी प्रोडक्ट की कैटेगरी में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे और यूरोप के अंदर फूड प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर भी एंटर कर चुके थे। ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इंडिया के अंदर वनस्पति घी के द्वारा शुरुआत किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल मार्केट नजर आ रही थी। यही सब सोचकर लीवर ब्रदर्स ने दादा एंड कंपनी से इस वनस्पति घी को बनाने का राइट्स खरीद लिया। लेकिन यहाँ पर दादा एंड कंपनी की एक शर्त थी कि आगे भी ब्रांडिंग यानी कि प्रोडक्ट के सेम नेम यानी कि डालडा से ही होगी। हालांकि लीवर ब्रदर्स भी अपने नाम को इस ब्रांड के साथ जोड़ना चाहते थे, इसीलिए वे इस एग्रीमेंट से डिसएग्री कर जाते हैं और फिर आखिरकार बीच का समाधान यह निकाला जाता है कि डालडा नाम के बीच में लीवर ब्रदर्स का एल डाल दिया जाएगा और इस तरीके से दादा नाम चेंज होकर डालडा बन गया। इसके राइट्स खरीदने के बाद वनस्पति घी बनाने की तैयारी शुरू हो गई, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड नाम की एक बहुत ही बड़ी कंपनी की स्थापना की और इसके लिए सिवरी में एक फैक्ट्री सेटअप की गई थी, जो कि आज मुंबई का पार्ट हुआ करता है। यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत से लोग को एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी दी गई और वो भी ऐसे कि वनस्पति घी को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की वहाँ पर जरूरत आन पड़ी थी, इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर हायरिंग चल रही थी उस समय। यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत सारी मशीनरीज भी लगाई गई और कई सारे पड़ाव को पार करने के बाद आखिरकार 1937 में डालडा को लॉन्च कर दिया गया इंडियन मार्केट में। अब ये देसी घी का एक अच्छा अल्टरनेटिव तो था ही, साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा थी। ऐसे में डालडा को मार्केट में अपनी पहचान बनाने में ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए था ना। लेकिन यहीं पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस घी के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आया करती थी, जिसको इंडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। इसीलिए स्वाद और सुगंध के मामले में देसी घी के सामने डालडा को खड़ा कर पाना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। मार्केट में इसको लॉन्च हुए 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन अभी भी वह अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कंपनी और कंपनी के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि ऐसा इसमें क्या किया जाए कि लोग इसको खरीदना चालू कर दे। तो यहीं पर एक हीरो की तरह एंट्री होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि लिंटास की, जो कि अपने शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए आज के दौर में भी जाना जाता है। अगर आप चाहो तो नेट में इसके बारे में सर्च कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, अगर देखना है तो नहीं देखना है। लिंटास में काम करने वाले हार्वी डंकन ने डालडा के एड कैंपेन का चार्ज संभाल लिया और उन्होंने 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया एड कैंपेन क्रिएट किया। यह बेसिक
बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म थी जिसे सिनेमा घरों में फिल्म स्टार्ट होने से पहले या फिर इंटरवल के दौरान दिखाया जाता था, यानी कि प्ले किया जाता था। इसके अलावा लाखों के संख्या में पैम्पलेट्स बांटे गए, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में एड प्रिंट करवाए गए, जिसमें ये दिखाया गया था कि जो माँ अपने बच्चों की केयर किया करती है वह डालडा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कंपनी ने कुक बुक भी निकाली जिससे लोग नई नई तरह तरह की रेसिपी सीखा करते थे। साथ ही उससे डालडा का प्रमोशन भी हो जाता था। अब प्रमोशन के ये सारे तरीके पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन आखिर उनका क्या, जो लोग ना तो सिनेमा घरों में जाते थे और ना ही पढ़े लिखे थे। और इसी के लिए लिंटॉक्स ने एक बहुत ही कमाल का आइडिया निकाला, जिसमें वो डालडा के टिन के जैसे दिखने वाली एक गोल वैन को सड़कों पर घुमाने लगे ताकि वह लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। और यहाँ पर डालडा के मार्केटिंग टीम ने जगह जगह पर स्टॉल्स लगवाने शुरू कर दिए, जहाँ पर खड़े होकर लोग डालडा को छूकर उसके टेक्सचर को देसी घी से मैच कर पाते थे और इसके द्वारा बनाए गए फूड्स को भी टच कर पाते थे, यानी कि टेस्ट कर पाते थे। और इतना करीब से जानने के बाद से लोगों के मन में डालडा को लेकर विश्वास बनने लगा। ऊपर से 100% शुद्ध वनस्पति घी से बना जैसे टैग लाइन ने लोगों का भरोसा जीतने का काम किया। साथ ही पीले रंग के डिब्बे पर बने पाम ट्री के फोटो ने लोगों के बीच का कुछ डाउट भी क्लियर कर दिया। इसी तरह से धीरे धीरे लोग देसी घी के इस सस्ते अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करने लगे और डालडा की मार्केटिंग एक्सपैंड होती चली गई। कंपनी ने हर एक तरीके से कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए एक नई नई स्ट्रेटेजी बनाई, जिसके तहत उन्होंने अलग अलग साइज में डालडा के पैकेट्स को मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। जैसे कि कम खपत वाले घरों के लिए 1 किलो वाला छोटा प्लास्टिक या फिर टिन का पैकेट निकाल दिया। बड़ी फैमिलीज के लिए बड़े बड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स निकाले गए और रेस्टोरेंट या फिर ढाबों के लिए चौकोर और बड़ा टिन का कंटेनर। अब यहाँ पर लीवर ब्रदर्स के पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो था ही, और इसी का यूज करके उन्होंने डालडा को देश के हर कोने कोने तक पहुंचा दिया। और कुछ इसी तरीके से डालडा वनस्पति घी ने मार्केट में जोर पकड़ लिया और यह भारतीय घरों की शुद्ध देसी घी का भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव बन गया था। डालडा की कीमत देसी घी के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग डालडा को बहुत आसानी से खरीद पाते थे। इसके अलावा इस तरीके से इसको एडवर्टाइज किया गया जिसमें लोगों को लगने लगा कि यह स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 1940 और 1950 के दौरान दूध और घी की कमी की वजह से सरकार ने वनस्पति घी को काफी प्रमोट किया, इससे डालडा की राह और भी आसान हो गई थी। शुरुआती 40 सालों तक डालडा के सामने मार्केट में कोई भी ब्रांड नहीं था और 1980 तक यह कंपनी अकेले ही पूरे के पूरे बाजार में कब्जा करके बैठी हुई थी। और हाँ, यहाँ पर एक और बात है, डालडा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में बहुत ज्यादा फेमस थी। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में डालडा की डिमांड काफी ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में आज भी डालडा का भरपूर यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ आखिर कि भारत के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई। असल में हुआ यूं कि आजादी के बाद डालडा के नक्शे कदम पर चलते हुए कई सारे और ब्रांड्स ने मार्केट में एंट्री मार ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल गगन, रथ, जिमनी, सुहाना, अशोका और पनघट। मार्केट में बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से डालडा का मार्केट शेयर कम होने लगा, क्योंकि यह एक पुरानी और पैसे वाली कंपनी थी, इसीलिए कंपटीशन से आगे निकलना इसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज डालडा के लिए ये था कि अपने खिलाफ उठ रही आवाज को शांत करना, कि 1950 आते आते यानी कि उसके एंड तक डालडा एक बहुत बड़े विवाद में फंस चुका था। असल में हुआ यूं था कि इसी दौरान डालडा को बैन करने की मांग उठने लगी थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि यह मुद्दा संसद तक पहुंच गया, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा तख्ता डालडा के खिलाफ था और इसे वह विलायती घी और असली घी का नकली रूप कहा करते थे। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग शादी और ब्याह में खाना खाने से कतराने लगे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खाना विलायती घी से बना हो। डालडा के खिलाफ एक अजीब तरीके की हेट फैलने लगी। लोग इसे बहुत ज्यादा मिलावटी और सेहत के लिए हानिकारक मानने लगे। वनस्पति घी को लेकर लोगों के मन में बढ़ते हुए कंसर्न को देखकर उस समय के लोकसभा मेंबर ठाकुर दास भार्गवा ने एक बिल पेश किया था कि सरकार को वनस्पति घी का उत्पादन और बिक्री देश बंद कर देना चाहिए। कई सारे लोग इस बिल के समर्थन में भी थे, लेकिन फिर भी इस बिल को कभी भी पास नहीं किया गया। अब इसका पहला रीजन था कि उस टाइम पर देश में दूध की भारी कमी थी और दूसरा ये कि हर आदमी देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसे में डालडा को बैन करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसके अलावा इसको बैन न करने का मेन रीजन था एम्प्लॉयमेंट। भारत अभी अभी आजाद हुआ था और इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त अगर देखा जाए तो बेरोजगारी अपने चरम पर थी और सरकार के ऊपर नौकरी देने का बहुत प्रेशर भी था। ऐसी स्थिति में अगर वह वनस्पति घी के उत्पादन और बिक्री को बैन कर देते तो फिर हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते, क्योंकि उस समय तक देश में वनस्पति घी के 47 कारखाने थे, जहां पर 300 से भी ज्यादा लोग
काम किया करते थे और उन सभी को बेरोजगार कर देना ये देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता। इस विवाद के ऊपर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सर्वे कराया ताकि इस पूरे मामले पर जनता की भी राय ली जा सके, लेकिन इस सर्वे से भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली उनको और इन सब विवादों के बाद भी देश भर में डालडा बिकता रहा। लेकिन आगे चलकर यानी कि 1990 में देश में डालडा को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया और इस बार इसका रीजन था एक रिसर्च जो कि ह्यूमन बॉडी पर होने वाले ट्रांस फैट प्रभाव पर की गई थी। कमाल की बात तो यहाँ पर यह है कि इस रिसर्च को खुद यूनिलीवर ने फंडिंग किया था, जो कि ये रिसर्च आगे चलकर खुद यूनिलीवर की गले की हड्डी बन गई, क्योंकि इस रिसर्च से ये पता चला कि ट्रांस फैट से हमारे सेहत को कितना बुरा असर पड़ता है। यह हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया करता है और यहाँ तक कि यह रिसर्च ये साबित करता था कि हमारे बॉडी के अंदर के गुड कोलेस्ट्रॉल को ये खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब वैसे तो ये ट्रांस फैट कुछ नेचुरल फैट्स में भी पाया जाता है पर बहुत ही कम क्वांटिटी में, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डालडा वनस्पति को बनाने के लिए हाइड्रोजीनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसमें ट्रांस फैट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता था। इसी को देखते हुए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रेगुलेशन जारी किया कि सारी की सारी फूड कंपनीज अपने फ्रूट प्रोडक्ट के ऊपर ये लेबल करें उसके अंदर कितना ज्यादा ट्रांस फैट अवेलेबल है। इस पहल के बाद यूएस में वनस्पति घी का इस्तेमाल कम होने लगा और कई सारे देशों ने तो इसे बैन भी कर दिया। इधर इंडिया में भी लोग इस रिसर्च के बाद से थोड़ा जागरूक हो गए थे और डालडा का कम इस्तेमाल करने लगे, लेकिन इन सब चीजों से कंपनी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उसको अफवाहों से हुआ था। असल में 1990 के दौरान डालडा पर यह इल्जाम भी लगाया जाने लगा था कि इसमें जानवरों का फैट मिलाया जाता है। अब वनस्पति घी तो हमारे देश में काफी समय से विवाद का एक विषय था और इसको बैन करने की भी मांग रह रहकर उठाई जा रही थी। ऐसे में इस अफवाह को लोगों ने सच मानने में जरा भी देरी नहीं लगाई। और इसके अलावा एक और वजह यह है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा वेजिटेरियन है, जिन्हें जब ये पता चला कि इसके अंदर जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है तो इस बात ने उन लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे यानी कि वेजिटेरियन नहीं थे, उनके मन में ये शंका आने लगी कि पता नहीं इसके अंदर किस जानवर की फैट मिलाई जा रही है। इसी वजह से बिना किसी तर्क के लोगों ने इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि कंपनी ने लोगों की रसोइयों तक पहुंचने का खूब प्रयास किया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस समय तक मार्केट के अंदर बहुत सारे रिफाइंड ऑयल आ चुके थे, यानी कि बहुत सारे ऑयल के ब्रांड, जो कि अगर देखा जाए तो वनस्पति घी के मुकाबले बहुत ज्यादा हेल्थी थे। ऐसे में लोगों का रुझान इन नए ऑयल्स की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे डालडा उनकी ग्रोसरी की लिस्ट से हमेशा के लिए बाहर हो गया। डालडा ने अपनी वापसी का भरपूर कोशिश किया, लेकिन ना ही वो अपने ग्राहकों का विश्वास जीत पाया, ना ही अपने गिरते मार्केट शेयर को बचा सका। और आखिरकार इन सभी चीजों से तंग आकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2003 में इसे एक अमेरिकन फूड कंपनी बंच को बेच दिया। इस तरीके से डालडा, जिसका कभी इंडियन मार्केट में मोनोपोली हुआ करती थी, अपने विवादों और नए कॉम्पिटिशंस की वजह से मार्केट में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। और अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो मार्केट से यह पूरी तरीके से गायब हो चुका है। बस आपको कुछ कुछ जगह ये देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ इंडिया में वनस्पति घी के बाकी सारे ब्रांड्स के लिए नए नए रिफाइंड ऑयल ब्रांड के सामने सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए इनमें से कोई भी ब्रांड इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में मर्ज हो गया, तो इनमें से कुछ तो इमामी एग्रो, अडानी विल्मार और इन जैसे इंडियन कंपनीज के साथ एक्वायर हो गए। अब अगर आज की बात करें तो बंच ने डालडा ब्रांड को दोबारा खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। कंपनी ने पहली बार 2007 में डालडा ब्रांड के नेम के अंडर ही ईडेबल ऑयल काफी रेंज लॉन्च की थी, जिसे कि हस्बैंड चॉइस टैग लाइन के साथ लॉन्च किया था, यानी कि पेश किया गया था लोगों के सामने। लेकिन कंपनी को जल्द ही एहसास हो गया था कि कि यह टैगलाइन उतनी ज्यादा वर्कफुल नहीं है और ना ही वो मार्केट तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। इसीलिए 2013 में बंच ने डब्बा खाली पेट फुल इस टैगलाइन के साथ अपने प्रोडक्ट लाइनअप को फिर से लॉन्च किया। साथ ही अपने इस ब्रांड को कई सारी नई पोजीशन देने के लिए कई तरीके की कैंपेन्स को भी रन किया, जिसका असर ये हुआ कि आज बहुत सारे घरों में डालडा के एडिबल ऑयल ने अपनी जगह बना ली है। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीजों के बीच
डालडा वनस्पति घी का आखिर क्या हुआ? कमाल की बात तो ये है कि डालडा का वनस्पति घी भी अब समय की मांग को देखते हुए काफी ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि अब आप उसे पैकेट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हो, ट्रांस फैट फ्री। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ट्रांस फैट फ्री आखिर हुआ कैसे? असल में इसको बनाने के लिए अब हाइड्रोजिनेशन नहीं बल्कि एक अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंटरेस्ट टेरिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में वनस्पति घी को बनाने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शुद्ध देसी घी का अल्टरनेटिव डालडा, जिस पर अनहेल्दी का टैग लगा हुआ था, वह पहले जैसा हानिकारक नहीं रहा। हालांकि ज्यादातर लोग इससे अभी भी अनजान हैं और डालडा को अभी भी पहले की तरह अनहेल्दी माना करते हैं। यही वजह है कि इंडियन मार्केट में वनस्पति घी को दोबारा अपनाया गया या फिर नहीं, अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। वैसे डालडा का उपयोग आपके घरों में हुआ करता है या फिर नहीं, हमें नीचे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा।